बाबा रामदेव पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वो पैसे लेकर योग सिखाते हैं, जो भारतीय परंपरा के खिलाफ है। एक सन्यासी होने के नाते भी उन्हें योग को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। हाल ही में देश के सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस मसले पर रामदेव की आलोचना की थी। हम लोगों की जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है वो ज्ञान दान की है, ज्ञान बेचने की नहीं है। रामदेव जी ने भी जिनसे योग सीखा उनको फीस देके नहीं सीखा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये योग सिखाते हैं तो फिर टैक्स क्यों लेते हैं? यही गलत है। तो यहीं से दोष शुरू हो जाता है। रामदेव ने योग का बिजनेस करने के इस आरोप का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन शायद इस आरोप को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 1 जुलाई से वो अपने आश्रम में मुफ्त योग शिविर करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अब शिविर में भोजन भी मुफ्त देने की घोषणा की है। 1 जुलाई से हरिद्वार में निःशुल्क आवासीय शिविर शुरू कर दिया है हमने। आवासीय शिविर भी निःशुल्क। पिछले 9 महीने से जो करीब 10 करोड़ लोगों के शिविर हुए वो तो निःशुल्क थे ही, गैर आवासीय शिविर। आवासीय शिविर भी हमने और उसमें भोजन की व्यवस्था भी हरिद्वार में निःशुल्क की हुई है। 1 तारीख से 1 जुलाई से ये आवासीय शिविर शुरू हो चुके हैं। रामदेव ने अब भले ही 1 जुलाई से मुफ्त योग शिविर लगाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन ये सवाल तो अब भी उठेगा कि उन्होंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। सवाल ये भी है कि रामदेव ने यह ऐलान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का रुख सामने आने के बाद ही क्यों किया। साफ जाहिर है कि रामदेव ने मुफ्त शिविर और मुफ्त भोजन का ऐलान अपनी छवि सुधारने के मकसद से ही किया है। बाबा रामदेव पर यह आरोप भी लग चुका है कि उन्होंने 4 जून की रात रामलीला मैदान में हुई घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कभी खुद को जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया तो कभी अपने समर्थकों पर गोलियां बरसाने का। बाबा रामदेव को शायद ऐसा लगता है कि वो सनसनीखेज आरोपों को बार बार दोहराएंगे तो लोग उन पर यकीन कर लेंगे, लेकिन इस बार तो वो अपने पुराने आरोपों को दोहराने के साथ एक कदम और आगे बढ़ गए। रामदेव ने यह आरोप भी लगा दिया कि रामलीला मैदान में महिलाओं के साथ बलात्कार की कोशिश हुई थी। हमने सोचा था इस देश में मानवता है, लेकिन रात के 12 बजे 1 बजे लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान की हत्या की गई, मानवता को पूरी बर्बरता से रोजा गया, मां बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार तो किए गए, बलात्कार की कोशिश की गई। सवाल यह है कि अगर 4 जून की रात रामलीला मैदान में वाकई महिलाओं के साथ बलात्कार की कोशिश हुई थी तो रामदेव अब तक खामोश क्यों बैठे थे? उन्होंने ये बात इससे पहले क्यों नहीं उठाई? सवाल ये भी है कि बलात्कार की कोशिश का शिकार बनी कोई महिला अब तक ये आरोप लगाने के लिए सामने क्यों नहीं आई? रामदेव पर आरोप ये भी है कि वो नेताओं और अफसरों की काली कमाई का हिसाब किताब तो जरूर पूछते रहते हैं, लेकिन अपनी करोड़ों की कमाई का पूरा ब्यौरा देने से कतराते हैं। रामदेव ने इन आरोपों की सफाई देते हुए एक बार फिर से कहा कि वो अपने ट्रस्ट की पूरी कमाई का खुलासा कर चुके हैं और अगर उनके पास काला धन मिले तो उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने को तैयार है। मैं आज घोषणा करता हूँ तमाम मीडिया के भाइयों को साक्षी करके, क्योंकि आपके माध्यम से पूरा देश सुन रहा है मुझे और कल पढ़ने वाला भी हमारे प्रिंट मीडिया के भाइयों के माध्यम से मैं कहता हूं, यदि मेरे पास 1 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक जो भी काला धन आ जाए उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए। रामदेव ने अपने ट्रस्ट की कमाई का ब्यौरा देने की बात तो कही, लेकिन अपनी दर्जनों कंपनियों की कमाई का विवरण देने की बात तो एक बार फिर से टाल गए। सवाल ये है कि अगर रामदेव की कंपनियों की कमाई का ब्यौरा ठीक से रखा जाता है तो वो ये जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं करते? बाबा रामदेव पर यह आरोप भी लगता है कि वो आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं और काले धन के मनगढ़ंत आंकड़े पेश करते रहते हैं। रामदेव ने आंकड़ों की बाजीगरी के आरोप का जवाब देने की जगह एक नई बाजीगरी पेश कर दी।
रामदेव ने न सिर्फ ये दावा किया कि विदेशों से काला धन आने पर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी, बल्कि उन्होंने इन चीजों के सही दाम तक बता डाले। कितना अच्छा होता, लाखों करोड़ रुपए का काला धन आता तो ये करीब 100 साल तक टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और रसोई गैस जितने में आज मिल रही है उससे आधे मूल्य में मिलती, 200 रुपए में सिलेंडर मिल जाता, डीजल 20 रुपए में ही मिल जाता, पेट्रोल 30 रुपए में ही मिल जाता। कब? यदि काला धन हिंदुस्तान का आता। सवाल ये है कि रामदेव ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों की आंकड़े किस आधार पर निकाले हैं? क्या उन्हें पता है कि इन चीजों के दाम कैसे तय होते हैं? लगता तो यही है कि रामदेव ने सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए एक बार फिर से आंकड़ों की बाजीगरी का नमूना पेश किया है। रामदेव पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन न होने और संसद के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप भी लगता रहा है। बाबा रामदेव ने सरकार से टैक्स का हिसाब मांगकर खुद को जनता के अधिकारों का रक्षक साबित करने की कोशिश की। आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब वो खुद मानते हैं कि बाबा जी करीब 50 लाख करोड़ रुपए जो मॉरिशस रूट से आया है, इसमें भी काला धन ही अधिक है। यदि अधिक है तो दूध का दूध, पानी का पानी होने दो ना। अरे जब आपका काला धन नहीं है तो आखिर आप उसको विदेशों में जमा संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने से डरते क्यों? रामदेव ने टैक्स के रूप में मिलने वाले पैसों का हिसाब तो मांग लिया, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि सरकार की एक एक पैसे की कमाई और खर्च का हिसाब संसद में बजट के रूप में पेश किया जाता है, और संसद में पारित होने के बाद ही सरकार कोई भी रकम खर्च कर सकती है। इतना ही नहीं, सीएजी जैसी स्वायत्त इकाई सरकार के खर्चों का पूरा ऑडिट करती है। सरकार से हिसाब मांगकर रामदेव ने ये साबित कर दिया कि या तो उन्हें लोकतांत्रिक प्रणाली की समझ नहीं है, या फिर वो खुद को संसद से भी ऊपर मानते हैं। नाइन PM न्यूज के प्रायोजक हैं जॉय स्किन फ्रूट्स फेस वॉश, हर्बल ब्यूटीफुल। बाबा रामदेव ने अपने 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगली बार अनशन कहां और कब करेंगे इसका एक बार भी जिक्र नहीं किया है। क्या बाबा अनशन से डर गए हैं या फिर वो सरकार से सीधे आमने सामने की लड़ाई से बचना चाहते हैं? बाबा रामदेव का कहना है कि वो 1 जुलाई से हरिद्वार में निःशुल्क योग शिविर लगाएंगे। सवाल उठता है कि एक एक योग शिविर से लाखों रुपए कमाने वाले बाबा रामदेव अचानक दरिया दिल क्यों हो गए हैं? उन पर ये आरोप लगे थे कि वो अपनी योग विद्या को बेचते हैं। क्या बाबा रामदेव इन आरोपों से घबरा गए हैं और अपनी व्यापारिक छवि को अब सुधारने में जुटे हैं? बाबा रामदेव दिल्ली की राजनीति से दूर गांव का रुख करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से अपनी मांगे कैसे मनवाएंगे बाबा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा रामदेव सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने से कतरा रहे हैं? बाबा रामदेव ने सरकार से 2 लाख करोड़ के टैक्स का हिसाब तो मांग लिया है, लेकिन अपनी कंपनियों का हिसाब देने का साहस वो अब तक नहीं जुटा पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बाबा इतने ही पारदर्शी हैं, तो वो अपनी कंपनियों का हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखते? क्या बाबा रामदेव ने सचमुच में खुद को 2-2 बार गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया था? अगर ये बात सही है तो फिर उन्होंने महिलाओं के कवच को क्यों स्वीकारा? उन्होंने महिलाओं के कपड़े क्यों पहने? बड़ा सवाल यह है कि बाबा उस समय अपनी आत्मा को बचाने के लिए भागे थे या अपने शरीर का बचाव करना चाहते थे? बाबा के अनशन वापसी के पत्र को सार्वजनिक किया था कपिल सिब्बल ने, और अब बाबा कपिल सिब्बल के फोन कॉल को सार्वजनिक कर रहे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि बाबा को यह अब क्यों याद आ रहा है? क्या ये बाबा की बदले की राजनीति है? प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के पक्ष में बाबा नहीं थे, लेकिन अब उनका कहना है कि सरकार प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने से बच रही है। सवाल ये उठता है कि बाबा अपने बयान से पलट क्यों गए?
बाबा रामदेव ये स्वीकार कर चुके हैं कि कपिल सिब्बल ने उनसे अन्ना हजारे से दूरी बनाकर रखने का आग्रह किया था, लेकिन बाबा ने तो ये दूरी आज अपनी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बनाए रखी और अंत तक अन्ना हजारे का नाम तक नहीं लिया। तो क्या रामदेव सरकार से समझौते का कोई पिछला रास्ता बरकरार रखना चाहते हैं? बाबा का कहना है कि वो किसी के मुखौटे नहीं हैं, लेकिन सवाल उठता है कि फिर आज उन्होंने ये क्यों कहा कि दिल्ली में एक ही पार्टी क्यों रहनी चाहिए? आखिर बाबा किस दूसरी पार्टी का शासन दिल्ली में चाहते हैं? बाबा अपने राजनीतिक एजेंडे को साफ साफ सामने रखने से कतरा क्यों रहे हैं? अचानक बाबा ने दिल्ली पुलिस पर बलात्कार की कोशिश का आरोप क्यों लगाया? क्या बाबा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अपने केस को और मजबूत करना चाहते हैं? क्या बाबा के पास सचमुच कोई सबूत है?